बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीपीटी क्लास में मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का फ़र्स्ट सेमेस्टर जो है वो एंड हो चुका था, लेकिन पेपर जो है वो नहीं हुए। आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन उसके लिए जो HEC की जो शर्त है वो बेटा ये है कि आप लोगों को जो सेकंड सेमेस्टर में जितने मार्क्स होंगे उतने ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि अब आप जो है वो मेहनत करें। घर पे हैं सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक है, और अच्छे से रहें, केयर करें अपने आप को और अपने घर वालों को कोविड-19 से बचाएं, ठीक है ना। ये एक पेंडेमिक सिचुएशन है, इससे निपटें, ठीक है। लेकिन बेटा इसके साथ साथ अब घर में फजूल जो है वो आप ना बैठे रहें, चूँकि आपका सिलेबस जो है वो पड़ा हुआ है और आपका जो सेकंड सेमेस्टर है वो स्टार्ट हो गया है। तो अब ज़रूरत ये है कि आप लोग इसको ज़िम्मेदारी के साथ इस चीज़ का एहसास लें और इसको ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो निभाएं। अच्छा बेटा, फर्स्ट ईयर या आपके फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको जो चीज़ पढ़ाई थी वो थी स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में इनिशियल चीज़ें जो थी उसकी डेफिनेशन हो गई, उसकी टाइप्स जो हैं वो हो गई थी, ठीक है ना बेटा। उसके बाद हमने कुछ कॉमन सी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मॉड वगैरह, और फिर हमने पढ़ा था मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने जो है वो देखा था इसको क्या कहते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह जो है वो देखी थी, ठीक है जी। अब जो है इसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है जो अब हमने पढ़नी है बेटा, इसमें अब हम इसको कुछ आगे लेके चलेंगे। कुछ हाइपोथेसिस हैं, ठीक है ना, कुछ हाइपोथेसिस हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है हम अगर कोई पॉपुलेशन लेते हैं या उसका कोई पॉपुलेशन का साइज़ लेते हैं, उसमें अगर हम किसी पैरामीटर को चेक करना चाहते हैं तो हाइपोथेसिस के ज़रिए हम अपनी तरफ से जो है कुछ उसमें चीज़ों की मतलब कि जांच पड़ताल कर सकते हैं, या उसके बारे में जो है कोई ना कोई अपनी आर्जी तौर पे राय कायम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जो अगले फॉर्म है स्टैटिस्टिक्स के, इसमें हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, कॉई स्केल टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, और कुछ इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो वेलकम टू अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेस। इट्स योर सेकंड सेमेस्टर इज गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ। सो आप लोगों का जो आज का टॉपिक है वो है बेटा हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है जी। फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का बस स्टैटिस्टिक्स का। अच्छा बेटा, हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग को देखने से पहले, इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले एक छोटा सा सिनेरियो है आपके सामने, एक छोटी सी एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं आपके साथ मिलके पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें, ठीक है जी। आप लोगों के पास बुक्स हैं। अच्छा बेटा, एक और बात जो मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि हमने बायोस्टैट की बुक भी ली थी डॉक्टर इब्राहिम की, और इसके अलावा नोट्स भी मैंने आपको कॉपी करवा के दिए। तो ये जो सेकंड सेमेस्टर वाली जो बुक है ये वही वाली बुक है, और आपको नई वाली बुक जो है वो नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। वही बुक है, वही नोट्स हैं, जस्ट इसमें चैप्टर्स जो हैं वो हम अगला पढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा सिनेरियो है, यहाँ से थोड़ी सी आपको हाइपोथेसिस की और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो है समझ आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा सिनेरियो देखें, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और पेडियाट्रिक्स, मतलब कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है और इसका कंपेयर पेडियाट्रिक्स के साथ किया हुआ है, बच्चों में कैसे होता है ये देखें। करंट एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट इज फेमिलियल जो है एग्रीगेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर इन जनरल, ठीक है ना। करंट एक रिसर्च है, उसमें
जो इंटरेस्ट है, जो हमारे काम की चीज है, वो हमने देखनी है फेमिलियल एग्रीगेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फैक्टर्स। जनरली बेटा इसमें क्या देखनी है, फेमिलियल एग्रीगेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। और लिपिड लेवल्स जो है वो हमने खास तौर पे देखने हैं, लिपिड लेवल्स इन पार्टिकुलर। बात समझिए दोबारा। वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक रिसर्च है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, इसमें हम दो पैरामीटर्स देखेंगे। एक हम इसमें देखेंगे लिपिड लेवल, जिनको हमने खास तौर पे देखना है इन पार्टिकुलर। दूसरा हम देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर, जो कि हम जनरल देखेंगे, फेमिलियल ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स। तो दो चीजें हमने देखनी। सपोज कर रहे हैं हम अब, सपोज द एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द चिल्ड्रन इज 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। एवरेज वो कह रहा है कि बच्चों में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर है। तो एक ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ मैन हु हैव डाइड, जो मर चुके हैं फ्रॉम द हार्ट डिजीज विद इन द पास्ट ईयर्स आर आइडेंटिफाइड। अब एक ऐसा ग्रुप उसने लिया है उन लोगों का जो कि हार्ट डिजीज से मर चुके हैं, ठीक है ना, वो ग्रुप ले लिया। एंड द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग आर मैयर्ड। अब वो बंदे जो पिछले कुछ सालों में मर चुके हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जरिए, अब उनके जो बच्चे हैं, ऑफस्प्रिंग कहते हैं आने वाली नस्ल को, उनके अंदर हमने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को देखना है। अब दो हमने यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो देनी है। हमने दो तरह से हाइपोथेसिस देने हैं। पहला हाइपोथेसिस क्या देखें कि एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन इज 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। पहली हमारी हाइपोथेसिस तो वही है जो वो कह रहे हैं, 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक हाइपोथेसिस हमने ये कायम कर ली कि जो एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल है उन बच्चों के अंदर वो है 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। दूसरी हाइपोथेसिस, इसके साथ ही हम एक और हाइपोथेसिस जो है वो रखेंगे। वो क्या है, द एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। दूसरी हाइपोथेसिस में हमने क्या राय कायम की कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल वो 175 से ज्यादा होगा। देखें अब, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फॉर्मुलेटेड इन अ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फ्रेमवर्क बाय द स्पेसिफाइंग टू हाइपोथेसिस। इसमें एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। पहली देखें क्या है, वी विश टू कंपेयर द रिलेटिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑब्टेनिंग द सैंपल डाटा अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग दीज हाइपोथेसिस। तो एग्जांपल नंबर 7.1 जो अभी हमने दी है, इसमें नल हाइपोथेसिस हमने कौन सा कायम किया। नल हाइपोथेसिस इज दैट द एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन इज 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ये है नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दूसरी है जो क्या है कि एवरेज कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द चिल्ड्रन इज ग्रेटर देन 175 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? तो इसमें देखें, एक केस हमने स्टडी किया है, उसमें कुछ लोग मर गए, हमने उनके बच्चों के अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखा है। तो हमने दो यहाँ पे हाइपोथेसिस कायम किए। पहला तो हमने ये हाइपोथेसिस कायम किया कि जो बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होगा या है। और दूसरा क्या है कि बच्चों में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो 175 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है। तो पहला क्या कहलाएगा, नल हाइपोथेसिस, और दूसरा क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब बेटा हम हाइपोथेसिस की कुछ डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। डेफिनेशन अगरचे आपको देखने में काफी लंबी चौड़ी लग रही है, लेकिन इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। देखें जी, अ हाइपोथेसिस इज एन इन्फॉर्म्ड गेस। हाइपोथेसिस क्या है, एक ऐसा गैस है जो हम बताते हैं किसी को, या इन्फेरेंस, इन्फेरेंस किसको कहते हैं, अंदाजे को। एक ऐसा गैस जो हम बताते हैं, या एक ऐसा अंदाजा या सपोजिशन, सपोजिशन कहते हैं किसी चीज को सपोज करना, ठीक है ना, या टेंटेटिव जनरेशन। टेंटेटिव किसको कहते हैं, आरजी जनरेशन एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट। हमने किसी हकीकत के होने का, एग्जिस्टेंस किसको कहते हैं, होने का, किसी भी हकीकत के होने की आर्जी
जो है जनरेट किया है, सपोज किया है, या हमने अंदाजा लगाया, या हमने गेस किया है। किसी भी फैक्ट के होने के बारे में हम मतलब कि तुके लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं, ठीक है ना, आर्जी तौर पे। या कंडीशन आर रिलेशनशिप रिलेटिव टू सम फिनोमिना, या एक ऐसी कंडीशन या एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि किसी एक ऐसे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ है, विच सर्व्स टू एक्सप्लेन, जो कि काम करता है किसको बयान करने में, सच फैक्ट्स, उन हकीकत को, एज ऑलरेडी वी नोन टू एग्जिस्ट, जो पहले से ही हमें पता है कि जो है मौजूद। नोन टू एग्जिस्ट से मुराद है कि जो पहले से हमें मालूम है, ठीक है ना, वो फैक्ट्स। गिवन, जो कि दिए गए हैं, आर ऑफ रिसर्च, रिसर्च के अंदर जो पहले से हमें फैक्ट्स दिए गए हैं। एंड टू गाइड द रिसर्च फॉर द न्यू ट्रूथ, और जो रिसर्च है उसको नई हकीकत की तरफ जो है गाइड करना, ठीक है ना। देखिए बेटा, हाइपोथेसिस इज इनफॉर्म्ड गेसेस आर इन्फरेंसेस आर सपोजिशन आर टेंटेटिव जनरेशन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट्स, या क्या है, कंडीशन आर रिलेशनशिप रिलेटिव टू सम फिनोमिना विच सर्व्स टू एक्सप्लेन सच फैक्ट्स एज ऑलरेडी are known to exist in a given area of research, या फिर to guide the research या search for the new truth। तो मतलब कि पहले से मौजूद रिसर्च में जो चीजें आपको पता है उनके बारे में जानना, और नई वाली चीज के बारे में नई जो सर्च है उसको जानने की कोशिश करना, या उसके बारे में कोई अंदाजा या आर्जी पोजीशन या फिर कोई आर्जी तौर पे कोई राय कायम करने को हम क्या कहेंगे, हाइपोथेसिस कहेंगे। फिर बेटा जी आ जाती है इंपॉर्टेंस ऑफ द हाइपोथेसिस के। हाइपोथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों करते हैं हाइपोथेसिस, क्यों कायम करते हैं। देखें जी, हाइपोथेसिस इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल, मेडिकल एंड साइंटिफिक रिसर्च। किसी भी रिसर्च है उसकी जो बुनियाद है वो है हाइपोथेसिस। इफ अ क्लियर, सिंपल एंड स्पेसिफिक एंड साइंटिफिक हाइपोथेसिस इज डेवलप, कहता है कि अगर हम एक क्लियर, सिंपल, स्पेसिफिक और साइंटिफिक हाइपोथेसिस डेवलप कर लेते हैं तो इट अकाउंट्स फॉर 1/4 ऑफ द रिसर्च वर्क हैज बीन कम टू एंड। अगर हम एक सिंपल, साइंटिफिक और स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कायम कर लेते तो हम ये समझेंगे कि हमारी रिसर्च का चौथा हिस्सा काम जो है वो क्या हो गया, निबट गया है, ठीक है ना, खत्म हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च और मेडिकल साइंसेज में जो हुई हैं उनमें उनकी इंपॉर्टेंस ये नीचे दी गई है पॉइंट्स में बेटा। ये मैंने पिक्चर ही लेके यहाँ पेस्ट कर दी थी। इसमें पहला पॉइंट देखें, हाइपोथेसिस एक्ट एज अ गाइड। हाइपोथेसिस एक गाइड के तौर पे, एक रास्ता दिखाने वाले के तौर पे काम करती है। दूसरे अल्फाज में क्या है कि इन्वेस्टिगेटर्स आइज इन सीकिंग आंसर्स टू टेंटेटिव अडॉप्टेड जनरेशन। वो बंदा जो कि इन्वेस्टिगेटर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसकी आंखों में क्या है, एक आर्जी तौर पे जो है जनरेट की गई या जनरलाइज की गई, एक आर्जी तौर पे जनरलाइज की गई जो है एक एक्सप्लेनेशन है। टेंटेटिव किसको बोलते हैं, आर्जी तौर पे, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च, आइडेंटिफाइंग विच इज रेलिवेंट एंड विच इज इनरेलीवेंट। तो इररेलीवेंट और रेलिवेंट चीजों के बारे में भी ये डायरेक्शन देगी। इट इज अ पाइवटल पॉइंट। पाइवटल कहते हैं बेटा कि दरमियान वाला वो हिस्सा जिसके ऊपर कोई चीज घूम सके, ठीक है ना। इट इज अ पाइवटल पॉइंट बिटवीन द प्रॉब्लम्स एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड। मतलब कि प्रॉब्लम्स और उन प्रॉब्लम्स के जो प्रोसीजर्स हैं उन दोनों के दरमियान में जो है ना जो है यह हाइपोथेसिस है। It serves a sort of guiding light in the world of darkness। वो कहते हैं कि अंधेरों की दुनिया में ये एक चमकते सितारे की तरह जो है काम करेगी।
फिर क्या है चौथा पॉइंट, इट प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च, ये ब्लाइंड रिसर्च को रोकती है। देखें ब्लाइंड रिसर्च क्या है कि कोई रिसर्च नहीं है, ऐसे ही बस कोई ना कोई राय कायम कर दी। लेकिन हाइपोथेसिस क्या है बेटा, इसमें कुछ ना कुछ चीजों को देखने के बाद हम एक नई राय कायम जो है वो करेंगे। नंबर 5 क्या है, इट स्पेल्स आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रिसीजन एंड हेफेरेजनेस। ठीक है ना, क्या है कि ये स्पेल आउट करता है दोनों के दरमियान में, प्रिसीजन किसको कहते हैं, एक्यूरेसी को, और हेफेजरनेस क्या है, लापरवाही। मतलब कि लापरवाही और बहुत ज्यादा जो है इंतहाई निगहदाश्त के दरमियान में जो है फर्क को क्या करता है, खत्म करता है। 5th पॉइंट देखें, इट सर्व्स एज फ्रेमवर्क फॉर ड्राइंग मीनिंगफुल कंक्लूजन्स। ठीक है ना, मीनिंगफुल मतलब के फ्रूटफुल कंक्लूजन्स को बनाने में जो है ये फ्रेमवर्क के तौर पे काम करता है, मतलब कि बुनियादी हैसियत का हामिल है। इट लिंक्स अप रिलेटेड फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन नल हाइपोथेसिस, या फिर फुली अंडरस्टैंडेबल। कोई भी फैक्ट्स हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको मुकम्मल तौर पे समझी जाने वाली जो है जो किस्म है उसमें ये लिखेगा। फिर है जी पर्पसेस ऑफ द हाइपोथेसिस, के हाइपोथेसिस को बनाने के हमारे क्या मकासद हैं। एक गुड हाइपोथेसिस जो है वो हेल्प करती है डिसाइडिंग और डायरेक्शन में, जो भी हम काम करते हैं उसको डिसाइड करने में और उसकी डायरेक्शन में एक गुड हाइपोथेसिस जो है वो हेल्प करती है। इसके अलावा इट हेल्प्स टू सिलेक्टिंग द पर्टिनेंट फैक्ट्स। ठीक है ना, पर्टिनेंट जिसको कहते हैं मुनासिब हकायक को जो है सिलेक्ट करने में ये मदद देगी। इट हेल्प्स इन ड्राइंग द कंक्लूजन्स, इट फोकसेस रिसर्च ऑन द स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है ना, ये नताइज को अखज़ करने में मदद देगी और रिसर्च के अंदर खास जो नुक्ते हैं, नकात हैं, उनके ऊपर गौर करेगी। ठीक है ना, फोकस ऑन द रिसर्च ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स। उसके बाद क्या है, इट लिंक्स द फैक्ट्स टुगेदर, ये मुख्तलिफ तरह के जो हकायक हैं उनको आपस में जोड़ती है। प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च एंड सर्व एज गाइडिंग लाइट। तो ये चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं। फिर बेटा इसके बाद आ जाता है इसका सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, के हम हाइपोथेसिस कहां से लेंगे। हाइपोथेसिस में बी डेवलप फ्रॉम द जनरल कल्चर, साइंटिफिक थ्योरी, एनालॉजीज, पर्सनल एक्सपीरियंस, findings of previous studies and pilot study, creative thinking and imagination of the researchers। तो इन सारी जो हैं जो हाइपोथेसिस हैं इन सारी चीज़ों से हम बना सकते हैं। फिर है जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस के, एक अच्छे हाइपोथेसिस की क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए ये भी हम देखते हैं। पहली खसूसियत, हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए और कंसेप्चुअल होनी चाहिए, जाहिर बात है। दूसरा पॉइंट, देयर शुड बी नो एम्बिग्युइटी इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। एम्बिग्युइटी किसको कहते हैं बेटा, एम्बिग्युइटी कहते हैं अनसर्टेनिटी को, गैर यकीनियत। वो कह रहा है कि हाइपोथेसिस को बनाने में कोई गैर यकीनियत नहीं होनी चाहिए कि हमें नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गैर यकीनियत इसी को कहते हैं ना, पता नहीं वो काम हुआ भी होगा कि नहीं, गैर यकीनी है, अनसर्टेनिटी या एम्बिग्युइटी, तो ये नहीं होनी चाहिए हाइपोथेसिस में। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट एरिया सो दैट टू अवॉइड सच एम्बिग्युइटी। ठीक है ना, वो कह रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर है उसको सब्जेक्ट एरिया जिस पे वो रिसर्च कर रहा है, जिस एरिया में वो रिसर्च कर रहा है या जिन चीजों के ऊपर वो रिसर्च कर रहा है उसके बारे में मुकम्मल तौर पे उसे जान पड़ताल भी होनी चाहिए, फेमिलियर होना चाहिए। ठीक है ना, उनसे उसकी वाकफियत होनी चाहिए रिसर्चर की सब्जेक्ट एरिया के साथ। एग्जाम्पल क्या है, द एवरेज एज ऑफ द मेल स्टूडेंट्स इन द क्लास इज हायर देन दैट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स। तो ये इसकी एग्जाम्पल है कि एवरेज एज जो है मेल स्टूडेंट्स की ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल स्टूडेंट्स की, और फीमेल्स की जो एज है वो कम है। और नॉर्मली भी आप देखें कि फीमेल जो हैं वो क्या करती हैं कि उनका यही होता है कि हमारी एज जो है वो
कम ही नजर आए या हम कम ही है जो है वो बताएं। अच्छा जी, तो अगला पॉइंट देखिए, आप हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, methods and techniques must be available to collect and analyze the data so that the test the hypothesis, to test the hypothesis, ठीक है ना। ये थोड़ी सी इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। देखें जी, हाइपोथेसिस शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, हाइपोथेसिस इस काबिल होनी चाहिए कि वो वेरिफिकेशन कर सके, मेथड्स और टेक्निक्स को बता सके, वो भी इसमें मौजूद होने चाहिए, और कलेक्शन of the data and analysis of the data and construction of the hypothesis, ये सारी चीजें जो है इनको बताने के काबिल होनी चाहिए जो हाइपोथेसिस है। अगला पॉइंट क्या है, हाइपोथेसिस शुड बी रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो नॉलेज आपके पास पहले से मौजूद है उससे मिलती जुलती हो हाइपोथेसिस। ये नहीं है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो मशरिक की साइड पे जा रही है और आपने जो हाइपोथेसिस उसके बारे में कैम की है वो मगरिब वाली साइड, ऐसा नहीं है। जो नॉलेज आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली आपने करनी है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस शुड बी मेजरेबल, इफ इट इज नॉट मेजरेबल इट शुड बी पुट इनटू टेस्ट। पहली बात तो यह है कि हाइपोथेसिस भी मेजरेबल होनी चाहिए। हाँ, अगर हाइपोथेसिस मेजरेबल नहीं है तो क्या है, इसके ऊपर टेस्ट लगाने चाहिए, ठीक है ना। फिर है गुड हाइपोथेसिस। गुड हाइपोथेसिस शुड कंप्लीट 3 कंडीशंस। जो गुड हाइपोथेसिस है वो उसको 3 शराइत जो हैं वो पूरी करती है। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त देखें, मोस्ट एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट इज दैट इट शुड बी एडिक्वेट फॉर द पर्पस। जिस मकसद के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं उस मकसद के लिए जो हाइपोथेसिस है ये क्या है, एडिक्वेट होनी चाहिए, मुनासिब होनी चाहिए। नंबर 2 क्या है, सेकेंडली क्या है, इट मस्ट बी टेस्टेबल। अब बेटा इसके ऊपर हम टेस्ट भी लगा सकें, ऐसी हाइपोथेसिस नहीं बनानी जिसके ऊपर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस इंटरवल या दूसरे जो टेस्ट हैं वो लगे ही ना, तो ऐसी हाइपोथेसिस भी नहीं बनानी चाहिए। एक अच्छी हाइपोथेसिस जो है उसमें टेस्ट लग सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट के जरिए हम बेटा हाइपोथेसिस कायम करते हैं ना। तीसरा क्या है, थर्ड पॉइंट जो मेजर कंडीशन है वो क्या है कि इट मस्ट बी बेटर देन द रिवर्स, ठीक है ना। ये रिवर्स से बेटर होनी चाहिए, ठीक है जी। फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस देखें, नल हाइपोथेसिस है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है जी। तो ये बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो हमने पढ़ा है। फिर मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। बेटा हमने आज हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ी है, उससे पहले हमने एक केस पढ़ा था, हाइपोथेसिस का तरीफ पढ़ी है, इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस, व्हाट इज गुड हाइपोथेसिस एंड फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। आई होप सो कि ये चीज़ें बेटा आपको समझ आ गई हैं, कुछ भी नहीं है तो आपके पास बुक है, बुक में भी ये चैप्टर है, वहाँ से भी देख सकते हैं, नोट से भी देख सकते हैं। किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो काइंडली ग्रुप के अंदर आप पूछ सकते हैं ताकि आपके पूछने से दूसरे लोगों को भी फायदा मिल सके, ठीक है ना। होप कि आप लोग इस लेक्चर को सुनो और बुक को खोल के देखो, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको समझ आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।